नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में परीक्षाधाम एमपीजी की बुक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में तीसरी इकाई जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, देखिए इसका यहाँ पर इसमें जो दिया गया इंडेक्स, जिसमें देखिए इसको हम कवर कर चुके हैं। पहली इकाई को जो भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य, फिर दूसरा था जिले एवं संभागों का गठन, इसे भी हम कवर कर चुके हैं। और तीसरा है जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे 30 प्रश्नों की, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें कहा गया है, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे आप क्लियर देख सकें। पहला प्रश्न है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया यानी बांटा गया है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स के कौन कौन से जो 7 प्रदेश हैं जिसमें इन्हें इसे बांटा गया है। तो देखिए मध्य भारत का पठार में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार है, सतपुड़ा पर्वतीय पठार है, नर्मदा घाटी और बघेलखंड का पठार है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है शामिल। देखिए बघेलखंड का पठार या जिसे पूर्वी पठार कहा जाता है। बात करेंगे डिटेल की, तो देखिए ये रहे, देखिए यहाँ पर पठार जिसमें देखिए यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश है, सतपुड़ा श्रेणी है और पूर्वी पठार है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इतने शामिल हैं, कौन कौन है मध्य उच्च प्रदेश में शामिल। मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। जबकि सतपुड़ा श्रेणी में देखिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। ये से देखिए पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला है, मध्य श्रेणी में देखिए महादेव है और जो पूर्वी श्रेणी इसमें देखिए मेकाल श्रेणी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि अरावली एवं जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है इनके मध्य में कौन सा पठार है, ये आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाए, इनके बीच में देखिए मालवा का पठार। डिटेल की बात करें मालवा के पठार के बारे में, तो देखिए स्थिति देखिए मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। और जो अरावली है, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत है, इनके बीच में ये देखिए स्थित है। यदि बात करें क्षेत्रफल की इसकी, तो देखिए मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% इस भाग पर विस्तृत है। निर्माण की बात करें तो इसका देखिए दक्कन ट्रैप की लार्वा और जो बेसाल्ट चट्टान है इनके टूटने से इसका निर्माण हुआ है मालवा के पठार के। बात कहते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न, इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे अधिक जो भूभाग है, सबसे बड़े जो भौतिक भूभाग है उसके रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो पश्चिमी भाग में, तो ये आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है देखिए मालवा का पठार। बात कहते हैं इसकी डिटेल की, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसमें राज्य के सबसे बड़े भौतिक विभाग जो मालवा का पठार है वो देखिए स्थित है। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। बात कहते हैं यहाँ पर मालवा की जलवायु के बारे में, तो देखिए यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है और यहाँ गर्मी में सामान्य गर्मी होती है और ठंडी में सामान्य ठंडी होती है। देखिए समशीतोष्ण जलवायु का मतलब ही होता है कि गर्मी में नॉर्मल गर्मी होती है, अधिक गर्मी नहीं पड़ती, और ठंडी में भी सामान्य ठंडी होती है, कोई अधिक ठंडी नहीं पड़ती है। मालवा की जलवायु को जो चीनी यात्री है फाहियान, उसने देखिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। अगला प्रश्न है छठवां कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। तो ये होता है देखिए मई वाला महीना है वो देखिए सबसे गर्म होता है। बात करेंगे मालवा की जो तापमान के बारे में, देखिए तो डिटेल देखिए मालवा में जो सर्वाधिक तापमान है वो देखिए मई महीने में होता है। और यहाँ जो दिसंबर जनवरी में है यहाँ पर देखिए कम तापमान होता है। और मालवा में जो तापांतर है, मतलब तापांतर का मतलब है ठंडी और गर्मी में जो अंतर होता है रात दिन में, उसे कहा जाता है तापांतर। वो देखिए मार्च में सबसे ज़्यादा पड़ता है मालवा के क्षेत्र में। सातवां प्रश्न है, मालवा के बारे में विचार कीजिए कि कौन कौन सी यहाँ पर देखिए सही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मालवा का जो ढाल है वो दक्षिण पूरब की तरफ है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। किसकी तरफ है ये ढाल है, देखिए जो जो इस पठार है मालवा का पठार, इसका ढाल है देखिए उत्तर पूर्व की तरह। किसकी तरफ है, देखिए उत्तर पूर्व की तरह है। दूसरा प्रश्न है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो देखिए यहाँ पर सिद्ध बाबा है। तो देखिए मालवा की पठार की जो उच्च चोटी है वो देखिए सिद्ध बाबा नहीं है, सिगार है। कौन है, देखिए यहाँ पर सिगार। अगला प्रश्न है कि इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। तो हाँ बिल्कुल सत्य बात है। ये देखिए यहाँ पर
जो काली मिट्टी है वो देखिए इस क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है मालवा में। अगला है इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, इससे कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी देखिए यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार देखिए जो दूसरा है और जो यहाँ पर देखिए जो तीसरा है और चौथा सही होगा ये वाला। चलिए थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए मालवा का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की तरफ है, और जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो देखिए सिगार है, और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और इसके बीच में से कर्क रेखा गुजरती है मालवा के पठार से। बात करते हैं 8वें प्रश्न की कि मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में जो स्थित है मालवा का पठार, इसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अभी अभी हमने देखा है, क्या है, जस्ट हमने अभी अभी देखा, इसका करेक्ट आंसर देखिए सिगार चोटी। अगला प्रश्न है 9वां मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की तरफ है। अभी हमने देखा उत्तर पूर्व की तरफ है। चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। तो देखिए अभी हमने देखा है डिटेल प्रश्नों में कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। प्राकृतिक सीमा कौन कौन सी नदी बनाती है ये आपसे पूछा है। देखिए उत्तर में जो है चंबल नदी बनाती है, और दक्षिण में देखिए बनाती है ताप्ती नदी, और मैकाल पर्वत बनाती है पूर्वी में। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा डिटेल्स देख ले। देखिए उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, पश्चिमी सीमा है देखिए अरावली पर्वत, और जो पूर्वी सीमा है वो देखिए मैकाल पर्वत। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पाया जाता है, पूछा है उत्तर मध्य भाग में, तो यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड पठार पाया जाता है। थोड़ा डिटेल समझते हैं बुंदेलखंड पठार के बारे में। तो देखिए बुंदेलखंड का जो पठार है वो उत्तर मध्य भाग में स्थित है। तो ये देखिए कुल क्षेत्रफल का 7.7% है, और जलवायु यहाँ की देखिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु में देखिए अधिक ठंडी पड़ती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे यहाँ पर 13वें प्रश्न की। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। 13वां प्रश्न है कि बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। तो देखिए जो बुंदेलखंड पठार है उसके बारे में डिटेल्स के साथ बताना है। पहला है कि जो पठार का ढाल है वो उत्तर की तरफ है, तो ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इसका जो ढाल है वो देखिए उत्तर की तरफ ही है। दूसरा है कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। बुंदेलखंड की जो चोटी है वो देखिए यहाँ पर सिद्ध बाबा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है। प्लस इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। इसमें देखिए काली मिट्टी नहीं पाई जाती, ये काली मिट्टी पाई जाती थी मालवा में, तो यहाँ पर देखिए मिश्रित मिट्टी यानी मिक्सचर पाया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर गलत होगा। अगला इस पठार की जो प्रमुख नदियां हैं धसान है, उर्मिल है, केन है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब तीसरा गलत होगा और सब सही होगा, तो ये वाला पहला, दूसरा और चौथा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है 14वां प्रश्न। चाहे तो आप इसका डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा देखिए इसी प्रकार का डिटेल्स है कि पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी देखिए सिद्ध बाबा है। इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ देखिए धसान नदियाँ और केन और जामनी नदियाँ यहाँ पर देखिए बहती हैं। 14वां प्रश्न है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो अभी अभी हमने देखा है, कि देखिए यहाँ पर सिद्ध बाबा की चोटी है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो स्थित है मालवा पठार, उसके पूर्व उत्तर में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पाया जाता है मध्य भारत का पठार। थोड़ा डिटेल समझते हैं मध्य भारत के पठार के बारे में। इसकी स्थिति देखिए मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का जो पठार है वो देखिए गंगा यमुना बेसिन, और जो मालवा के पठार उसके उत्तर पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल देखिए 10.7% है कुल क्षेत्रफल का। इसका निर्माण देखिए मुख्यतः विंध्य शैल के समूह के अपादन और नदियों के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है मध्य भारत के पठार का। 16वां प्रश्न है कि मध्य भारत के पठार के बारे में विचार कीजिए। तो देखिए मध्य भारत के बारे में विचार करना है। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि जो पठार की मुख्य नदी सोन है। इस पठार की मुख्य नदी क्या है, सोन है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसकी जो मुख्य नदी है वो है देखिए यहाँ पर चंबल। कौन सी नदी है इसकी मुख्य, देखिए यहाँ पर चंबल है, तो ये देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है यहाँ पर, कछारी और जलोढ़ मृदा की, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। सरसों उत्पादन के कारण इसे सरसों की हांडी कहा जाता है इस क्षेत्र को, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार देखिए पहला
इसमें होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जो ऑप्शन डी है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल समझ लें। देखिए इस पठार की जो मुख्य नदी है वो देखिए चंबल है, और इस पठार में है जो देखिए यहाँ पर कछारी और जो जलोढ़ मृदा है वो पाए जाते हैं। इस पठार में जो सरसों का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है इस क्षेत्र में, तो इसे देखिए सरसों की हांडी कहा जाता है। तो इस पठार में देखिए विषम जलवायु, मतलब इसमें ग्रीष्म ऋतु में तो अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, तो इस प्रकार की जलवायु को देखिए विषम जलवायु कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में किस पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, किस क्षेत्र को। तो आपने अभी अभी जाना है कि ये देखिए मध्य भारत का जो पठार है। अगला 18वां प्रश्न, मध्य भारत के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है। तो ये देखिए कहा जाता है जो रीवा पन्ना का पठार है उसे कहा जाता है। थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए रीवा पन्ना के पठार के बारे में, ये देखिए बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसके कुल क्षेत्रफल ये देखिए 10.36 यानी 36% है। जो विंध्य शैल है उस समूह के आपादन से इसका निर्माण हुआ है। इसे विंध्याचल कगारिया या स्कार्पलैंड कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न है कि रीवा पन्ना पठार के बारे में आपको बताना है। तो देखिए रीवा पन्ना पठार के बारे में, तो देखिए यहाँ पर रीवा पन्ना पठार पहला है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 10.36 भाग है, तो यह भी देखा ऊपर हमने, बिल्कुल सही। इस पठार में टॉन्स, बिछिया के नदियां बहती हैं, तो हाँ बिल्कुल। इस पठार में देखिए चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पाद होता है, बिल्कुल पन्ना में हीरा होते हैं, तो ये देखिए सही होगा, यानी तीनों सही है तो उपरोक्त तो सभी होगा। डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल देखिए 10.36% भाग है। इस पठार में टॉन से बिछिया है, केन है, नदियां बहती हैं। यह पठार चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादन के लिए ये देखिए प्रसिद्ध है। अगला है मध्य प्रदेश में किसी व्यवस्था की है उसमें रीढ़ की हड्डी कौन से पठार को कहा जाता है। देखिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी को। डिटेल समझते हैं देखिए इसके बारे में। ये देखिए मालवा और जो रीवा पन्ना का पठार है उसके तो दक्षिण में है, लेकिन जो सतपुड़ा है उसके उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये देखिए 26% भाग पर है। इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्राइब की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ और विंध्यक्रम की चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण। यदि विशेषता की बात करें, देखिए नर्मदा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था की वजह से इसे देखिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बात करेंगे 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न है नर्मदा सोन घाटी के बारे में आपको बताना है, जो अभी अभी हमने देखा है। पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग है, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य बात है कि अभी अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल। आगे कहा है कि सिंध, पार्वती, क्षिप्रा नदियां बहती हैं, तो ये देखिए गलत है, ऐसी नदियों की बात ही नहीं हुई है, ऐसी नदियां इसमें बताया नहीं गया। नर्मदा और सोन है तो नर्मदा बहेगी, पहली बात तो ये है, तो देखिए ये गलत होगा। तीसरा है गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य बात है। देखिए पहला और तीसरा, पहला तीसरा ये रहा। देखिए डिटेल समझती हैं तो ये देखिए 26% भाग है। और इस पठार में जो नर्मदा है, तवा है, हिरण है, शेर है, हथनी है, ये शक्कर, ये नदियाँ बहती हैं। इसमें देखिए गेहूँ होता है, चना होता है, गन्ना उत्पादन सबसे अच्छा होता है। 12वां प्रश्न है कि राजपीपला और जो सतपुड़ा है पर्वत वो कौन से भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है, देखिए यहाँ पर पश्चिमी भाग में। थोड़ा डिटेल समझते हैं सतपुड़ा के बारे में। देखिए राजपीपला यहाँ पर पश्चिमी श्रेणी है, मध्य में देखिए महादेव है और मैकाल देखिए पूर्वी है, तो इसमें लिखा था राजपीपला, तो ये देखिए पश्चिमी भाग में है इस तरीके से। अगला प्रश्न है 23वां कि सतपुड़ा पठार के बारे में आपको बताना है। अब हम आपसे करें, यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आई तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन होता है। वीडियो को लाइक करें और जो कमेंट है उसमें आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए। फिलहाल बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। पहला है कि यह नर्मदा घाटी के जो दक्षिण है उसके समांतर स्थित है, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य है। अगला है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 15% है, तो नहीं ये 15% नहीं है, ध्यान रखना ये 11% है। अगला है तीसरा, ये पहला सही होगा। तीसरा, इस क्षेत्र में दूधी, तवा, जो देनवा नदियां बहती हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है। इस पठार में छिछली, काली और जो लेटेराइट मृदा है वो अधिकता है, तो बिल्कुल देखिए पहला, दूसरा और पहला, तीसरा और चौथा, तो ये वाला होगा ऑप्शन डी। थोड़ा डिटेल समझते हैं सतपुड़ा पठार के बारे में। तो ये देखिए नर्मदा घाटी के समांतर स्थित है, बिल्कुल। ये देखिए 11% है, बिल्कुल। इस क्षेत्र में देखिए दूधी, तवा और देनवा नदियां बहती हैं, बिल्कुल सत्य बात है।
इस पठार में देखिए छिछली, काली मृदा और जो लेटेराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी देखिए धूपगढ़ है। माइंड में सेट कर लीजिए, इस पठार यानी जो सतपुड़ा पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी देखिए धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है वो 1350 है। तो सब प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए करेक्ट आंसर वो है देखिए बघेलखंड का पठार। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं, थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पर देखिए तो देखिए पूर्वी पठार या जो बघेलखंड का पठार है उसी का दूसरा नाम क्या है? पूर्वी पठार है। स्थिति बात करें तो ये देखिए पूर्वी भाग में स्थित है। ये देखिए प्रदेश का 7% है। इसमें जिले हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल है। मध्य प्रदेश का ये देखिए सबसे छोटा यहाँ पर जो प्राकृतिक पठार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो अभी हमने देखा देखिए ये पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है बघेलखंड पठार के बारे में कि बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। पहला, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9% है। तो ये देखिए बिल्कुल गलत होगा, 9 नहीं 7% है। अगला है इस पठार में सोन है, जोहिला है, बनास है और गोपद नदियां बहती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य बात है। अगला इस पठार में, पहला गलत होगा। अगला है इस पठार में चावल की खेती की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा, इसमें देखिए चावल की खेती की जाती है। देखिए दूसरा और यहाँ पर तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए इस पठार का कुल 7 क्षेत्रफल है, 7% क्षेत्रफल है यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। और इस पठार में देखिए सोन, जोहिला, बनास, गोपद जैसी नदियां देखिए बहती हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस पठार में देखिए चावल की खेती की जाती है जो बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है 27वां, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये देखिए आर्कियन चट्टानें भी है, विंध्यन है, गोंडवाना। तो आप कहें तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा जानते हैं थोड़ा कौन कौन सी चट्टान। देखिए आर्कियन चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है, हड़प्पा चट्टान है, विंध्यन चट्टान है, गोंडवाना की चट्टान है, दक्कन ट्रैप चट्टान है और जो यहाँ पर टर्सियरी चट्टानें भी है। अब है कि बुंदेलखंड जो नीच है वो किन चट्टानों से बना है? तो देखिए जो बुंदेलखंड है वो बना हुआ है यहाँ पर देखिए आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया गया डिटेल्स। देखिए डिटेल्स में क्या है आर्कियन चट्टानों के बारे में। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण यहाँ पर देखिए प्री कैम्बियन काल है उससे हुआ है। और अग्नि चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें देखिए नीसवा है जो शिष्ट है उसका निर्माण हुआ है। जो बुंदेलखंड नीस है वो सबसे पुरानी नीस है, ये भी आपको ध्यान रखना। और यह बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः टीकमगढ़ में है, निवाड़ी में है, पूर्वी में है, दतिया में है और पूर्वी शिवपुरी में पाया जाता है। खनिज और जीवाश्म का इसमें देखिए अभाव है, यानी इसमें उसकी कमी है इस आर्कियन चट्टानों में खनिज और जीवाश्म की। 29वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? जो चिल्पी क्रम है उनसे किस प्रकार की खनिज की प्राप्ति होती है? तो उनसे देखिए यहाँ पर मैग्नीज की प्राप्ति होती है। डिटेल समझते हैं धारवाड़ चट्टानों के बारे में। तो देखिए आर्कियन चट्टानों के अपादन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह चट्टानें संकोली श्रेणी यानी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी देखिए बालाघाट है और संसद श्रेणी देखिए पांडुना में पाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से मैग्नीज देखिए पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यही पूछा गया था। अगला है 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। फिर अगली वीडियो हम लाएंगे दूसरी, जिसमें बात करेंगे 31 प्रश्न से 60 प्रश्नों की। प्रश्न है कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। तो हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है। धारवाड़ चट्टानों को जो नाम रखा गया है वो कर्नाटक में एक गांव है धारवाड़, उनके नाम पर रखा गया। दूसरा है कि जो आर्कियन चट्टान है उनके अपादन से इनका निर्माण हुआ है धारवाड़ का, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा है इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें नहीं माना जाता है जबकि इन्हें समृद्धि चट्टान माना जाता है, समृद्ध। तो ये देखिए गलत होगा। तो पहला और दूसरा सही है। तो ये देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर। डिटेल समझ लेते हैं। धारवाड़ चट्टानों की विशेषता देखिए इनका नामकरण कर्नाटक का जो गांव है धारवाड़ वहां से हुआ है। आर्कियन चट्टानों के अपादन से इनका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों को देखिए समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वैसे आपने देखिए सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करें। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में।